हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एंड कैब एग्जाम। सो हमारे आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल ए के टॉप 100 क्वेश्चंस के सीरीज में आप सबका स्वागत है। ऑलरेडी दो सेशंस आपने देखे होंगे, ये हमारा थर्ड सेशन है जिसके अंदर हम और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारी बात होगी हमारे प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी नाम के टॉपिक को लेके, उसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पर उस टॉपिक पे जाने से पहले, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी एक बार बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। चलो, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे जाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक बार वो मैं आपको शेयर कर देता हूं ताकि आपके प्रिपरेशन में दिक्कत ना जाए। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर बैंकों की बात करें तो बैंकों में ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड की बात की जाएगी कि आपने भाई कितना इंटरेस्ट अर्न किया लोन्स के ऊपर, कितना इंटरेस्ट पे किया आपने आपके लायबिलिटीज के ऊपर, तो उसकी बात होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जाएगा। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजनिंग्स और टैक्सेस जो भी होगा वो माइनस करके जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट के अंदर जाएगा। तो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये चीजें हमारे सामने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली अ रिलेटिव मेजर। प्रॉफिट ये एब्सोल्यूट अमाउंट होता है और प्रॉफिटेबिलिटी को हम रिलेटिव मेजर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और उसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट रेशोज है। जैसे रिटर्न ऑन एसेट की बात होती है, ये बड़ा फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का भी। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स इनटू 100 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है कि आपका जो भी एसेट्स था उसके ऊपर रिटर्न कितने मिले, उसके ऊपर कितना इनकम आपने कमाया। सो आरबीआई का बेंचमार्क है 1% इज कंसिडर्ड गुड। अगर 1% भी आपका आ रहा है तो इट इज कंसिडर्ड गुड, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली रिटेल बैंकिंग में, इट इज अ फिजिबल थिंग। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर्स को लेके जितने आपके पास शेयर्स है, के सपोज आप शेयर होल्डर, आपके पास शेयर्स है, तो शेयर्स के ऊपर कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना आप उसके ऊपर रिटर्न कमा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे भी वही है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नेटवर्थ मींस इक्विटी इनटू 100 की यहाँ पे बात की जाएगी। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात आती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज अर्निंग्स इनटू 100 के। सो नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपांडेड। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया और कितना इंटरेस्ट आपने दिया, तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, उसको एवरेज अर्निंग्स एसेट से आप डिवाइड कर लीजिए इनटू 100, सो यू आर गोइंग टू गेट। सो प्रॉफिटेबिलिटी, कोर बैंकिंग लोन वर्सेस डिपॉजिट्स की यूजुअली बात होती है, वही से पता चलेगा। देन कॉस्ट टू इनकम रेशो, cost to income ratio is very simple, operating expenses divided by operating income into 100। तो एक्सपांस रेशियो जितना लोअर होगा उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन, वही है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम इनटू 100। इस तरीके से ये गया। अर्निंग पर शेयर्स, ये आज के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए, बिकॉज ईपीएस की जब बात होगी अर्निंग पर शेयर में, तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना होगा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की जाएगी। स्प्रेड बेसिकली जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया, जो इंटरेस्ट आपने पे किया, उसके बीच का जो गैप होगा उसे स्प्रेड हम लोग कहते हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यील्ड ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स डिवाइडेड बाय एवरेज एडवांसेस के इनटू 100 वाला कंसेप्ट यहां पे आएगा। बिजनेस पर एम्प्लॉय के, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, टोटल डिपॉजिट्स कितने आए, एडवांसेस कितने हुए, उसके हिसाब से बिजनेस पर एम्प्लॉय आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट पर एम्प्लॉय के, अगेन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास कितने हैं। एंड लिंकेज रेशो, जिसको डू पॉइंट मॉडल भी हम लोग कहते हैं, आरओई इज इक्वल टू आरओए
इनटू एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी के, तो ये एक फैक्टर हमारे पास है। तो ये कुछ रेशोज है, ये रेशोज आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, ये रेशोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन रेशोज को आप अपने पास जरूर मेंशन करके रखिएगा, अपने नोट्स में जरूर लिख के रखिएगा, या इस पीपीटी से तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, अब शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को, आज के हमारे इस सेशन को, जहां पे एमसीक्यूज की बात करेंगे। 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रॉफिटेबिलिटी मींस। सिंपल एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं है, वैसे भी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यूज फॉर्मूला बेस्ड या इक्वेशन बेस्ड देखने को मिलते हैं। आज अब वैसे हम ज्यादा इक्वेशन बेस्ड में जाएंगे नहीं, दो चार रहेंगे, बट बाकी भी फैक्टर्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स रिलेटिव एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट। रिलेटिव एफिशिएंसी की बात होगी, एब्सोल्यूट रेवेन्यू मींस प्रॉफिट के, रिलेटिव मींस आपने कितना पैसा लगाया और उसके कंपैरिजन में आपने कितना पैसा कमाया। तो ये जो फैक्टर है, ये बी वाला जो फैक्टर आपके सामने यहां पे आ जाएगा। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ प्रॉफिट रिलेटिव टू द एक्सपांस एसेट्स, नॉट जस्ट अबाउट द एब्सोल्यूट प्रॉफिट। सो ये फैक्टर यहां पे आएगा। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, अभी थोड़ी देर पहले हमने, इसीलिए मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दिखाए थे, बिकॉज ऐसे सवाल एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, सेल कितना हुआ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ये आपका चला जाएगा। ओके, सो ये आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, if sale is near about 1 crore and the COGS is about the 60 lakhs, the gross profit will be वेरी सिंपल। अभी हमने इक्वेशन डिस्कस किया और ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, तो 40 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। 100 माइनस 60 वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे है, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बड़े कैलकुलेशंस की तरफ हम लोग जाते हैं, बट वो फॉर्मूलाज जो मैंने बताए थे वहां ध्यान रखना। Now, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल दीजिए। मींस आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट आपकी होगी उसको एक बार आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा। तो यही फैक्टर यहां पे है। If gross profit is equal to 40 lakh and operating expenses is 20 lakh, the operating profit will be of course 20 lakh का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा। 40 माइनस 20 वाला कंसेप्ट यहां पे है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट। जो भी टैक्स आपको पे करना है, जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है, वो माइनस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगेन सेम कैलकुलेशन है, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20 लाख, इंटरेस्ट इज 5 लाख, के टैक्सेस इज अगेन 5 लाख, देन योर आंसर विल बी 10 लाख। 10 लाख की बात करेंगे, 10 लाख आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, अब मार्जिन की जब बात होगी तो ऑब्वियसली इंटू 100 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100 वाला कंसेप्ट यहां पे है कि टोटल सेल कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ इंटू 100। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने ज्यादा है, वो आपको कंपैरेटिवली कम करने पड़ेंगे, तब जाके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देखो प्रॉफिट का नंबर तो आपको दिखाई देगा के, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस कितने ये चेक करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतना ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट जो है वो और बढ़ेगा और इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो टैक्सेस की बात करेंगे तो वो तो आपके हाथ में कई बार नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट विल डिसाइड। इंटरेस्ट की बात करेंगे, समटाइम्स यू टुक द लोन, समटाइम्स द लायबिलिटीज आर देयर, यू नीड टू पे दैट। ओके, वो भी कई बार आपके हाथ में नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करना आपके हाथ में बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये फैक्टर बन जाता है। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100 की बात करेंगे। प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, विच इज करेक्ट? तो चार ऑप्शंस यहां पे, प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट, प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिव, प्रॉफिट इज रिलेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, बोथ आर सेम, प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट मेजर एफिशिएंसी। नहीं, आंसर इज वन। प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी मेजर करती है। प्रॉफिटेबिलिटी इस कंसेप्ट को इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं बिकॉज एफिशिएंसी काफी अच्छे से कैलकुलेट की जाती है और वही मेजर फैक्टर बनता है। तो जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यहां पे आपका आंसर बनेगा। Which profitability ratio measures efficiency of using assets? Which profitability ratio measures efficiency of using assets? So यहाँ पे ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे, बिकॉज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स की बात होगी, तो ये ज्यादा अच्छे से एफिशिएंसी आपको दिखा सकता है एसेट्स के कंपैरिजन में। ROE इक्विटीज की बात होती है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये मेजर काफी इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर को उनके इक्विटी के ऊपर कितना इनकम मिल रहा है, कितना इनकम वो जनरेट कर रहे हैं। तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
लेवरेज रेशो इन आरओई फॉर्मूला, लेवरेज रेशो की बात हो रही है कि अब लेवरेज रेशो में बेसिकली आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है। सो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आरओ इज इक्वल टू आर ओ ए इंटू लेवरेज, ये कंसेप्ट है। तो लाइबिलिटीज कितनी है आपके ऊपर, वॉट हाउ मच लाइबिलिटीज आर देयर, तो सी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। हायर आरओए इंप्लाइज, अगर आपका आरओए ज्यादा है, रिटर्न ऑन एसेट अगर आपका ज्यादा है, तो ऑफकोर्स इट शोज बेटर एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने कहा था आरओए ये एफिशिएंसी शो करता है। आरओई इक्विटीज के ऊपर कितनी आपको इनकम मिल रहा है वो शो करेगा। तो अगर आपको हायर आरओए चाहिए, सो बेटर एफिशिएंसी इज यूजिंग द एसेट। बैंक प्राइमरीली अर्न प्रॉफिट्स थ्रू, बैंक यूजुअली प्रॉफिट कहां से कमाती है, तो इसके ऊपर बात की थी हमने, स्प्रेड, इंटरेस्ट स्प्रेड जो है ये मेजर फैक्टर है बैंकों के लिए अर्निंग करने का या बैंकों के लिए पैसा कमाने का। तो जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, यहाँ पे आंसर बनेगा। विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन बैंकिंग, बैंकिंग में कौन सा ट्रेडिशनल मेजर नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, कि प्राइस अर्निंग रेशो, ये कंसेप्ट नहीं आता, बिकॉज प्राइस अर्निंग रेशो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बैंकों के लिए ऑब्वियसली इंटरनल बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है, वो जो हमने बात की थी वही फैक्टर है। तो प्राइस अर्निंग रेशो ये आपके शेयर मार्केट में काफी अच्छे से फिट बैठने वाला कंसेप्ट है। विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स इंप्रूव बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सी स्ट्रेटेजी बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगी? सो आंसर इज बिजनेस रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स प्रॉफिटेबल एरियाज। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि रिटेल बैंकिंग में कई बार आपको प्रोडक्ट वाइज भी सोचना पड़ता है, कस्टमर वाइज भी सोचना पड़ेगा, कहां से इनकम ज्यादा आ सकता है। पैरा बैंकिंग को इसीलिए यूज करते हैं। मैंने आपको फॉरेन बैंक का भी एग्जांपल दिया कि फॉरेन बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइड नॉट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। इसलिए बहुत बार भारत में फॉरेन बैंक्स आपको रिटेल बैंकिंग में देखने को नहीं मिलेगी, कि इक्का दुक्का होती है, पर मैक्सिमम नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर इशू फॉर देम एंड दैट इज अ फैक्टर ओवर हियर, इसलिए शिफ्ट करना जरूरी होता है। चैनल ऑप्टिमाइजेशन मींस, चैनल ऑप्टिमाइजेशन के मींस जो भी आप कर रहे हो, के सो कस्टमर इंटरेक्शन चैनल्स, किस तरीके से आप बिजनेस करोगे, बिकॉज आपकी एफिशिएंसी पता चलेगी। अगर फिजिकल बैंकिंग में पैसा खर्च हो रहा है और रिजल्ट इतने नहीं आ रहे, तो गो फॉर द ऑनलाइन, go for the ATMs, go for the mobile channels, because it will give you more profitability, more efficiency. So return on asset का ये concept यहाँ पे आएगा। एनपीए रिडक्शन इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी आसान सवाल है, सब लोग इसका आंसर आराम से करेंगे। बिकॉज एनपीए रिडक्शन कम हो रहा है तो आपके लॉसेस ऑफकोर्स कम हो जाएंगे ना, के और साथ में आपको रिकवर करने के लिए भी स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, के सो मोर रिकवरीज एंड द हायर प्रॉफिट्स। के देखो क्या होता है कि आपके पास पैसा आ रहा है, जब एनपीए होता है तो एनपीए को रिकवर करने के लिए यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड द मनी। पैसा आ भी गया तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है आपके एट द सेम टाइम, के तो इसलिए अगर एनपीए नहीं है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है, तो रिकवरी स्मूथ होगी, क्वालिटी ऑफ एसेट्स आपके अच्छे रहेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेटर तरीके से रहेगी। क्रॉस सेलिंग ऑफ नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज, क्रॉस सेलिंग ऑफ नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज, नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट का क्रॉस सेलिंग अगर बढ़ाते हैं तो फी बेस्ड इनकम बढ़ेगा। जैसे बैंक एश्योरेंस इज अ बेस्ट थिंग, बैंक एश्योरेंस बेस्ट थिंग है। म्यूचुअल फंड्स आपके पास है, कार्ड बिजनेस है, कार्ड बिजनेस में कई बार आप आउटसोर्स भी करवाते हो, के बट बैंक एश्योरेंस इज द बेस्ट थिंग इन दिस, कि इसमें काफी बड़ा इनकम सोर्स आपके लिए जनरेट करता है, तो फी बेस्ड इनकम यहाँ पे आएगा, तो कोई टेंशन आपके लिए नहीं रहता है। रियल टाइम मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग मींस, रियल टाइम मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है, कि कस्टमर का डेटा देखिए, मैंने कहा था वर्टिकल जो हमारा वे ऑफ बिजनेस है, तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मॉडल की जगह वर्टिकल मॉडल में, कि कस्टमर का डेटा देखिए और तुरंत उसे क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग कीजिए। तो यही फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और वही रियल टाइम मार्केटिंग में काफी हद तक आपके लिए वर्क करता है। कि प्रॉफिट कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो कोर इनकम के एंड नॉन कोर इनकम, कोर इनकम अभी मैंने बात की थी, इंटरेस्ट इनकम आपका कोर इनकम है, नॉन कोर इनकम फीस, कमीशन, फॉरेक्स के जो बाकी तरीके से आता है, तो वही कंसेप्ट था हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का, इसके तरफ ध्यान रखिएगा। सिंपल टॉपिक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने ज्यादा डाले नहीं, क्योंकि हम मैराथन के टाइम पे इक्वेशन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, कि यहाँ पे हमने मोस्टली क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल ही रखे थे, बट ड्यूरिंग मैराथन्स वी विल पुट मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इक्वेशंस, ठीक है। अब इस के हमारे 3 सेशंस हो गए और 2 सेशंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा थोड़े ज्यादा भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ले, के तो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।